वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज हम जिस हवाले से बात करें 23 जून यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये दिन जो है वो आज के दिन मनाने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। एक तो खेलों को फ़रोग़ देने के लिए, जिस्मानी तौर पर जो नशोनुमा पाने के लिए खेल जितना ज़रूरी है, और खेल से होता क्या है, एक बेहतरीन दिमाग किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, आप सेहतमंद दिमाग है तो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। जब सेहतमंद दिमाग होता है तो आप अच्छे से 100% अपना फोकस रख के काम करते हैं। और सेहतमंद जिस्म कैसे हासिल होता है? खेल खेलने से। और खेल खेलने के लिए, खेलों को फ़रोग़ देने के लिए ये ओलंपिक जो सबसे बड़ा दुनिया का इवेंट है, इस इवेंट के अंदर ये सारे गेमों को फ़रोग़ देते हैं। जितने भी गेम्स होते हैं तमाम मुल्कों के अंदर, जो ममालिक के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं, उनको यहाँ ओलंपिक के अंदर पूरा एक स्टेज सजाया जाता है। फिर उसके अंदर मेडल्स होते हैं। ये पूरा एक इवेंट होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको कनेक्ट करें आप ममालिक से ना, एक मुल्क के दूसरे मुल्क से रवाबित, सॉफ्ट डिप्लोमेसी ये कहलाता है स्पोर्ट्स। अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्योंकि अभी दुनिया भर में जंगी सूरत हाल है, तो ये ओलंपिक कितना ज्यादा जो है वो कारआमद साबित हो सकता है। इन तमाम चीजों पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और हर साल 23 जून को दुनिया भर में आलमी यौम ओलंपिक मनाया जाता है, जो न सिर्फ खेलों की अहमियत को उजागर करता है बल्कि इंसानियत, दोस्ती, हमआहंगी, पुरअमन, बकाए बाहमी, यानी कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और रिलेशनशिप्स को ओलंपिक उसूलों को फ़रोग़ देता है। ये दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर मुख्तलिफ कौमों के दरमियान अमन भाईचारे का फ़रोग़ है, ताकि लोगों को खेलों के ज़रिए एक सेहतमंद, फ़ाल और मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी अपनाई जा सके। ठीक है, बहरहाल इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो तरबियत हो, नज़्म व ज़ब्त हो या फिर टीम वर्क हो। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है। अब इस मैकेनिज़्म पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ बड़े काबिल हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, सैयद नैयरुद्दीन साहब। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम सलाम। नैयर साहब, कोई इंट्रोडक्शन में कोई कमी रह गई हो खेलों के हवाले से, तो हमने कहा उस खला को पूरा करने के लिए आप मौजूद हैं। हमारे बड़े खूबसूरत से पैनलिस्ट हैं और हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर, चाहे पाकिस्तान के कोई मेगा इवेंट्स हो चाहे इंटरनेशनल इवेंट्स हो। आई जस्ट वांट यू टू स्टार्ट योर फर्स्ट इनिशियल कमेंट अबाउट ओलंपिक। कैसा देखते हैं आप ओलंपिक को, इस इवेंट को? बिलाल साहब, आपने और अफशीन ने बड़ा अच्छा रन डाउन दिया है ओलंपिक के स्पोर्ट्स के निस्बत से। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि नथिंग यूनाइट्स लाइक स्पोर्ट्स। सही। स्पोर्ट्स जो है वो यूथ को, कौमों को, लोगों को यूनाइट करता है। और ये ओलंपिक एसोसिएशन जो एक मूवमेंट है, ये इस सिलसिले में बहुत, मैं समझता हूँ कि अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है। और मैं तो यहाँ से कहूँगा कि शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी बड़ा किरदार अदा कर रही है। जी अच्छा, बिल्कुल। जैसे हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, उन्होंने जैवलिन थ्रो में अपना नाम रोशन किया। ये भी ओलंपिक मुकाबलों में सर फहरिस्त है, तो उन्होंने भी हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया और नाम पैदा किया। जी, आपने नोट किया होगा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो मुल्क में कितना चेंज माहौल था, कितना ज्यादा यूनिटी थी और कितना फोकस था मुल्क की इस कामयाबी पे, और सब कितना खुश थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। सिर्फ क्रिकेट को ही हम फोकस कर रहे होते हैं यूजुअली, लेकिन अब जब हमने देखा ये जैवलिन थ्रो भी एक खेल है और इसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि दीगर और एथलेटिक्स में भी खेल हैं, ये भी ऐसे हैं जो ओलंपिक में आते हैं। जी, आपने ये बहुत अच्छा मौजू छेड़ा है। और पाकिस्तान ने ओलंपिक में एक ही टीम मेडल जीता था इससे पहले मेरे ख्याल में, गोल्ड का, और वो था रोम ओलंपिक्स का। अच्छा। वरना हमारी जो कामयाबियां हैं वो इंडिविजुअल जो है ना, अचीवमेंट ज्यादा है। जैसे आप समझ लें रेसलिंग में या स्क्वॉश में या ये जेवलिन थ्रो या इस तरह की कुछ एक दो चीजें, कश्ती रानी में भी। तो वो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को अभी अपने आप को स्पोर्ट्स में मनवाना है, और स्पोर्ट्स में मनवाने के लिए इसकी प्लानिंग करनी है। मैंने 6 मार्च को 2024 यानी पिछले साल वज़ीर आज़म को खत में ये खास तौर पे लिखा था कि आपके जो मकासद होने चाहिए अगले इलेक्शन तक, जो 5 साल हैं आपको मिले 24 से 29 तक, उसमें जो अभी 26 में एशियन गेम्स आ रही हैं, इसमें हमें 1 नहीं 10 गोल्ड मेडल को टारगेट करना है। अच्छा। और
ओलंपिक की जो गेम्स आ रही हैं 2028 में, उसमें हमें 5 गोल्ड मेडल्स को टारगेट करना है। अच्छा, ये जो ओलंपिक आज डे है ना, और अगली ओलंपिक जो है वो 2028 में है, उसमें एक बहुत खास बात ये है कि क्रिकेट को शामिल किया गया है T20 गेम को। ठीक है। और वो जो T20 गेम है उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ये 6 टीमें जो है टॉप की, अच्छा। वो आ सकेंगी। ओके। अब उसमें पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग 8वें नंबर की है। ओके। तो देखने में तो 2 पॉइंट्स ही फर्क है, लेकिन एक्चुअली 3 पॉइंट्स का फर्क है, क्योंकि एक टीम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है, चाहे उसकी रैंकिंग हो या ना हो, जिस मुल्क में गेम हो रही होती है। ठीक है। वो है अमेरिका, लॉस एंजलिस में। अच्छा, तो अब बात रह गई जनाब 5 नंबर तक आना है हर हाल में। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी आप नजर रखिए। ठीक है। अच्छा, मैं सर एक सवाल और करना चाहूंगा। अगर ओलंपिक्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान को अगर ओलंपिक्स में अपनी कारकर्दगी की बात कर ली जाए, उसको बेहतर करना हो, तो एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या होना क्या चाहिए, कैसे? हाँ, आपने देखें बहुत अच्छी बात की है, और इस सिलसिले में मैंने तकरीबन 2015 से मैं गवर्नमेंट को लिख रहा हूँ कि हमें एक नया स्पोर्ट्स सिस्टम मुल्क में लागू करना चाहिए। अच्छा। जिसमें कि आपके मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहां पर 5 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, यानी इस्लामाबाद को भी अगर मिला लें, लाहौर, कोयटा, पेशावर और कराची। और वहां पे जनाब जो हमारे छोटे उम्र से बच्चे जो हैं उनको ऊपर लेकर आना है। बिल्कुल। तो अब आप ये देखें कि अगर हमारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त सिर्फ स्पोर्ट्स में चले जाएं, तो उनका भी तालीमी जो है ना सारा कैरियर लाइफ का वो खत्म हो जाता है। अच्छा। हम तो ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो जाहिल रह जाएं। एजुकेटेड जो प्लेयर होते हैं या एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने 5 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज का एक पूरा आपको मैं भेज दूंगा, पूरा कंप्लीट प्लान बना के गवर्नमेंट को दिया। अच्छा, पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट को और फिर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी। अच्छा। तो लेकिन इस पर कितना उस तरफ अमल हुआ? इनका रुझान आया नहीं। अच्छा, मैं यही देख रही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मैं अपने फादर के साथ ऐसी जगहों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना चाहती थी कि जहां मैं जाके खेल सकूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा कंपटीशन होता हुआ, कोई इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई कि मैं अपने आप को वहाँ पर इनरोल करके, जैसे बच्चों की समर कैंप, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, वो कहीं जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी वो खेल सकें या फिर वो अपने खेलों का रुझान, तो ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। मतलब जैसे हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह का कोई कंपटीशन अरेंज करे या फिर वो कोई समर कैंप लगाए या खेलों में, मतलब हमारी जो यूथ है वो खेलों की तरफ आए। जी अफशी, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया कि खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए तो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटीज के बाद फैसिलिटीज भी नहीं है उन बच्चियों के लिए। तो इसमें मेरा मतलब है कि ये एक पूरा कंप्रिहेंसिव मैंने प्लान दिया हुआ है, जिसमें कि हमारी बच्चियों को भी मौका मिले। सिर्फ मर्दों से मेडल नहीं आएंगे, हमारे खवातीन से भी मेडल आएंगे। और आपने देखा होगा कि इवन रेसलिंग में हमारी खवातीन ने अपना लोहा बनवाया है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा रूरल एरिया की खवातीन है वो बहुत स्टडी और टफ हैं, उनको भी अगर इस तरफ मोटिवेट किया जाए तो हम दुनिया में बहुत जल्दी अपना मकाम बना सकते हैं। जी। अच्छा, आलिया सुमरो हमारा एक बहुत अच्छा नाम है, ओलंपिक्स में उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? देखें, ये आलिया सुमरो जो है ना, ये एक बड़ी टैलेंटेड खातून है, और ये जो है इनको देख के सबसे बड़ी बात है, इन्होंने तो ले लिया जो मेडल लेना था। जो दूसरी लड़कियां हैं ना, उनको मोटिवेशन होती है। जिस तरह से अब काफी लोग जेवलिन थ्रो की तरफ जा रहे हैं, अच्छा, कि जी जेवलिन थ्रो हम करेंगे, इसी तरह जब हमारी लड़कियां, आप ये देखें कि अभी सना मीर साहिबा को जो हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिला है, तो कितनी उनकी पजीराई हुई। और फिर वो पहली खातून है जिन्हें उन्होंने ये एजाज दिया कि वो लॉर्ड्स के मैदान में जाके
वहां पर बेल को भी रिंग करें। जी तो मेरा मतलब है कि आप दूसरी लड़कियां सोचती होंगी हमें भी ये एजाज मिले। सही बिल्कुल बात है। ऐसे ही। एक अगर achievement आती है, नैयर साहब अगर दूसरे बात जो है करें वो लड़कियों उसके की लिए कारकर्दगी motivation की, होती है। जी अगर लड़कियों की कारकर्दगी की बात करें, जो खवातीन स्पोर्ट्स वुमेन हैं, अगर इनकी बात करते हैं हम, तो आप इनको कहाँ देखते हैं? बड़ा टैलेंट है इनमें, बड़ी जो है वो एक जो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है इनके अंदर, लेकिन क्या इनके लिए जो सहूलियात हैं वो उस किस्म की मुहैया की जा बिल्कुल। रही हैं कि ये ओलंपिक चैंपियन बन सकें? ये 100% इनके अंदर वो सलाहियत है अच्छा। स्विमिंग में और दूसरी एथलेटिक्स गेम्स में और दूसरी टीम गेम्स में, कि ये वर्ल्ड लेवल पे चाहे ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो अपना लोहा मनवा सकती हैं। इनको चैनलाइज करना है। आप यकीन जाने, मैंने एक और आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान, जिसको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ये हेरोइन ज़दा मुल्क है। इसको कैसे जो है ठीक करना है। मैंने कहा इसका एक ही तरीका है कि यूथ को स्पोर्ट्स का नशा दे दें आप, और वो डिटेल मैंने उसमें प्रपोजल दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तजकार हमारे साथ सैयद नय्यरुद्दीन साहब मौजूद थे और उन्होंने आज ओलंपिक के आलमी दिन पर जो हमसे गुफ्तगू की स्पोर्ट्स के हवाले से। बिल्कुल, ओलंपिक का एक आलमी दिन है और इंटरनेशनली इसको पूरा सेलिब्रेट किया जाता है अफशीन। और इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान बहुत सारे गेम्स के अंदर पार्ट लेता है ओलंपिक के, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जो इग्नोर हो रहे हैं ना। बड़े टैलेंटेड वहाँ पर लोग हैं, उसमें बड़े काबिल स्पोर्ट्स मैन और वुमेन हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दो चीज़ें हैं ना, क्या एक तो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या फंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ क्या मीडिया पर और सोशल मीडिया पर उनको पजीराई मिलती है, क्या उनको कवरेज मिलती है, बहुत क्या कम, उनको लाइमलाइट में लाया जाता है। कुछ एक आध दफा अभी हमने देखा रिसेंटली हमने देखा कि बॉक्सिंग चैंपियंस उभरना शुरू हुए हैं, तो बॉक्सिंग भी एक ऐसा गेम बन गया है। बहरहाल बात कर लेते हैं, एक और बड़े प्यारे और खूबसूरत पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बने रहते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब, पाकिस्तान के ओलंपिक्स में मजमूई कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ जी, इसमें जिस तरह आप ये अरशद नदीम ने जो गोल्ड जीता है ना, ये एक बहुत ही आप कह लें ब्रेक थ्रू है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में पाकिस्तान का पहला गोल्ड, और वो भी एथलेटिक्स। शायद आपके इल्म में हो कि ओलंपिक्स में अब जो स्पोर्ट्स हैं वो 30 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन एथलेटिक्स जिसको ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं, वो हमेशा से इसका सबसे स्पेशल एंड मोस्ट फॉलोड इवेंट रहा है। एथलेटिक्स के इवन हीट्स और फिर फाइनल भी वो मेन स्टेडियम में होते हैं, जहाँ आपको पता है ना ओलंपिक टॉर्च जलाई जाती है और मार्च पास्ट होता है। इससे पहले पाकिस्तान ने 3 गोल्ड जीते थे, मतलब 4 हो गए। वो तीनों हॉकी में आए थे जी, और 3 सिल्वर थे, वो भी हॉकी में। और इस दफा हमारी टीम ने हॉकी में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और फाइनल तक के पहुंचे हैं। जी, वो एक माइनर टूर्नामेंट था FIH नेशंस का, जिसमें नीचे वाली टीमें आती हैं, और ये जो टॉप इवेंट है FIH का वो है प्रो लीग। वो 9 टीमें खेलती हैं, उससे नीचे वाली ये जो इवेंट हुआ है जो अभी सेमीफाइनल में आए हैं, इसका शोर ज्यादा मचाया गया है, सॉरी टू से दैट। अच्छा, ये उसका क्वालिफायर, अगर ये हम जीतते तो हम उस टॉप 9 में आते, क्योंकि उसमें जो लास्ट आती है ना FIH प्रो लीग में, वो रेलीगेट होती है और ये ऊपर जाती है। इसलिए ये सॉरी टू से दैट कि ये फेडरेशन लोगों को बेवकूफ बना रही है। अच्छा, इसमें नीचे वाली टीमें थी और उसमें भी हम सेकंड है, हम क्वालिफाई नहीं, इसका सिर्फ मकसद क्वालिफाई है, वो नहीं कर सके। और आपको भी पता है कि ये जो हमने मैच खेले, 3 पूल मैच, एक सेमीफाइनल और फाइनल, जीता सिर्फ एक मैच है जी, बाकी एक ड्रॉ हुआ है, एक जो शूट आउट पे भी जीता है। अच्छा, वो ड्रॉ ही कहलाता है जो सेमीफाइनल, और फाइनल में आपको पता है कितनी बुरी तरह हारे हैं 6-2। अच्छा, तो इस तरह ये अपने आपको फॉल्स पैराडाइज में नहीं रहना चाहिए, अच्छा, डिल्यूजन नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह के खेल होते हैं, जैसे टाइकोंडो होता है, वो भी एक नेशनल लेवल पे खेला जा रहा होता है, लेकिन उसको मीडिया पे इतनी कवरेज नहीं मिलती, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो इस खेल की तरफ उनका रुझान बहुत कम होता है। अगर जितना मीडिया पे कवरेज दी जाए तमाम ओलंपिक गेम्स को, तो इस तरह से और यहाँ पर फैसिलिटेट भी बहुत कम किया जाता है, तो फैसिलिटेशन के हिसाब से आप किस तरह देख सकते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है? या ये जो गेम्स हैं ये क्या अंडररेटेड हो गए? हाँ, स्पोर्ट्स वैसे भी, जैसा अभी नैयर साहब ने भी फरमाया कि वो कब से कोशिश कर रहे हैं और हाईएस्ट अथॉरिटीज को वो लिखते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है
कि उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी बात सही है कि प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की। और नैयर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया है कि ये यूथ को, आपको पता है कि वो एक ऐसी एज होती है इम्प्रेशनेबल के कहीं भी आप जा सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि कोई लत पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो स्पोर्ट्स इज द बेस्ट वे कि आप उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज में ले जाएं। तो उसमें फैसिलिटीज, इंसेंटिव, कवरेज, ये तो खैर सारी दुनिया में होता है कि जैसा फुटबॉल को सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है, चाहे आप यूरोप में भी चले जाएं। अच्छा, हमारे जो कौमी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में हैं, तो ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट की तैयारी के लिए उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? इजाज़ साहब, आपको आवाज आ रही है? तालिबान हमारा राब्ता करें। जी हाँ, राब्ता हो गया जी, अभी आ रही है आवाज। जी इजाज़ साहब, आप बताइएगा कि हमारे कौमी खिलाड़ी जो हैं उनको ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट की तैयारी के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? हाँ, इसमें यह ना कि आपका अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि कंपटीशन हो, फैसिलिटीज हो, कि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड अचीव करें। फिर उनको जैसा साउथ एशियन गेम है नेक्स्ट, उसमें आप उन भेजें और उसमें देखें कि क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, आया वो एशियन के करीब हैं कि नहीं है। उनको पिक करें जो उसके करीब हैं। ये नहीं कि आप हर एक को ही, आपको पिक एंड चूज भी करना पड़ेगा कि किन स्पोर्ट्स में आपका ज्यादा चांस है, आपके पास पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन हैं। फिर उसके बाद एशियन में देखें कि क्या है, वो आया ओलंपिक के स्टैंडर्ड के करीब है, उनको ज्यादा फैसिलिटेट करें, उनको ज्यादा कंपटीशन इंटरनेशनल दिलवाएं, अच्छे कोचेस बुलाएं, उनको ज्यादा फैसिलिटेशन की जरूरत है। तो आजकल का जो डिजिटल दौर है उसमें जहां नौजवान गेमिंग और सोशल मीडिया की तरफ माइल हैं, क्या ओलंपिक जैसे रिवायती खेल नौजवानों को दोबारा ग्राउंड में ला सकते हैं? क्योंकि अब तो ज्यादातर लोग गेमिंग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं ना, ऑनलाइन गेम्स। आपकी बात सही है। इसमें यही है ना कि पेरेंट्स, जैसे यूरोप में मैंने भी काफी टाइम गुजारा, इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पेरेंट्स खुद लेके जाते हैं स्पेशली वीकेंड्स पे, और वहाँ खैर फैसिलिटीज भी हैं, क्लब्स, फैसिलिटी हर जगह होते हैं, और हर तकरीबन छोटे बड़े टाउन में फ्री भी अवेलेबल हैं, मतलब स्विमिंग है उसमें, बैडमिंटन है और इस तरह के। तो वो एक पेरेंट्स को भी है कि वहाँ लेके जाएं, ये कहाँ पर है? शौक पैदा हो। मतलब मैं अदर कंट्रीज, यूरोप के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, हाँ, वहाँ ये कल्चर है। यहाँ पर क्या ये नहीं है, अगर यहाँ आप देखें ना, जब मैं भी पढ़ता था तो कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि उसमें ग्राउंड नहीं होंगी। हमारे जमाने में ना 70s, इजाज़ साहब, एक सवाल ये है, क्योंकि आप भी खुद स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, तो आपने भी ज़िंदगी भर इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है, एक मुकाबले की, और एक हेल्दी ये जो है वो कंपटीशन होता है। अगर इसको हम मुल्की सतह पर देखें तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का किरदार कैसे अदा करता है, ज़रा इस पर भी मैं चाहूँगा आप कॉमेंट करें। जी बिल्कुल, आपकी इमेज बिल्डिंग में स्पोर्ट्स का बहुत किरदार होता है। जैसे आज ओलंपिक डे है, इसका मोटो जो है वो आप देखें, वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। मतलब इसमें टुगेदर का भी है कि वो आपस में यूनिटी, और जैसे अभी ये आपको पता है कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, उनकी मदर्स की भी थी। हालांकि सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान भारत का क्रिकेट मैच आ जाता है जिसकी बहुत हाइप होती है। लेकिन अब यहाँ भी आपको पता है फैंस हैं जो इंडियन प्लेयर्स के हैं, कोहली है या पहले जैसा तेंदुलकर था, इसी तरह इंडियन जो हैं वो बड़ा आइडियलाइज करते हैं, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स, क्योंकि इंडिया में अब सब बुमराह है एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, या कपिल कम ही हुए, तो वो बड़ा एनवी कह लें आप कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की को करते थे, और हमारे पास भी होते इमरान खान, वसीम, वकार, शैब। तो वो इस तरह आपके हीरोज आपके राइवल मुल्क के भी हो सकते हैं। तो वो आपकी बात सही है कि वो एक यूनिटी और अच्छा, एजाज साहब, जो अरशद नदीम के जैवलिन थ्रो में कामयाबी है, उन्होंने कम वसाइल और सहूलियात के बावजूद आलमी मयार पर मुकाबला करके जो उन्होंने हासिल किया, इससे हमें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि हम उनको बाद में तो वो जब हमारे कौम का फ़ख्र बन गए, इनाम जीत लिया उन्होंने, तो हमने उनको बहुत ज़्यादा रकूम और इनाम से नवाजा, हुकूमती पजीराई और सब कुछ उनको मिली। लेकिन उससे पहले जो उनकी सारी मेहनत थी उसमें हुकूमत का क्या किरदार रहा है, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं? जी बिल्कुल है कि इनको अगर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मैंने 2019 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये पिछले ओलंपिक्स में टोक्यो क्वालिफाई कर लिया कि वहाँ भी इज ए डेफिनेट मेडल कंटेंडर। वहाँ शायद आपको याद हो 5th आए थे। अगर उस वक्त भी सही तरह हैंडल किया जाता,
इनको जैसे अब किया है, तो मेरे ख्याल में तब भी इन्होंने मेडल, इफ नॉट गोल्ड मेडल, जीत लेना था। और अभी ये एग्जाम्पल है कि आप तो वही जिस हम पहले हम और आप बात कर रहे थे कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन स्पोर्ट्स में या किन इंडिविजुअल्स में आपको मेडल का चांस है, फिर उनको सही तरह फैसिलिटेट करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, इंटरनेशनल कंपटीशन में आप, तो फिर ही आपका एक अच्छा कल्चर बनेगा। अरशद नदीम जैसे अचीवर्स होंगे जो कि रोल मॉडल्स होंगे, और फिर इस तरह एक कल्चर बन जाएगा ना स्पोर्ट्स का। अच्छा, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इतने ज़्यादा हम डिजिटल हो गए कि पहले मुझे याद है कि ओलंपिक गेम्स जो है वो एक मखसूस वक्त हुआ करता था, और फिर उसके बाद हम देखा करते थे, कभी रातों में जाग के देखा करते थे, कभी कोई और औकात होते थे। अब हर चीज़ डिजिटली जो है वो मार्केट होने लगी है, हर चीज़ कमोडिटी में आ गई है। डिजिटल अगर हम कारकर्दगी की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ओलंपिक्स को या सॉफ्ट डिप्लोमेसी को कनेक्शन के लिए कितना ब्रिज का काम कर रही है? जी बिल्कुल, अभी है कि एक चीज़ है, जैसे ग्लोबल वर्ल्ड, आपको पता है स्मॉल वर्ल्ड, और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें कि पाकिस्तान अचीवर रहा है, आपको वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, आपको पता ही है हॉकी में, स्क्वॉश में, क्रिकेट में, और अब ये अरशद नदीम जैसा एथलेटिक्स है। तो एक आपका इमेज बदल होता है, जिस नैयर साहब ने किया कि कई मुल्कों में ये इमेज है कि पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग हैं वो एडिक्ट हैं। तो जब आपका इस तरह इमेज बिल्ड कि भी एक मुल्क ने इतना स्पोर्ट्स में अचीव किया है, तो ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता यू कैन, मतलब आप ये भी हो कि आप एडिक्ट हो और साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिसिप्लिन कौन है, स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन आपको पता है उसके बगैर आप सक्सीड नहीं कर सकते। आपको अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में, उठने सोने में, तो उसका इमेज आपका डेफिनेटली बहुत बेहतर होता है। स्क्वॉश जैसी ग्रुपिंग गेम में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, और जो जहांगीर और जामशेर का ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सारी दुनिया में शेयर करते थे कि किस तरह इनका ट्रेनिंग शेड्यूल है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है मुल्क की इमेज की, आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अगर मैं कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान में ओलंपिक्स में टेक पार्ट करना चाहे, तो यहाँ पर पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ खेलों के लिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैदान है, कोचिंग है या सहूलियात है, जहाँ जाकर हम अपने आप को फिट कर सकें और वो उन खेलों में पार्टिसिपेट कर सकें ताकि हम उस ओलंपिक लेवल पे पहुँच सकें? देखिए, अगर आपके कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो आप इजीली फाइंड आउट, बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, से बैडमिंटन है तो वहाँ हैं बैडमिंटन क्लब्स, और उसमें कई हमारे अच्छे इंटरनेशनल कोचिंग करते हैं। तो आप उधर बैडमिंटन का तो मैंने देखा है, इसके अलावा और जो ज़ाहिर है ओलंपिक्स में और बहुत सारे खेल होते हैं, तो वो सब भी सिखाए जाते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा कोई ज्यादा कोई मैदान इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। यू आर राइट, उस तरह का नहीं है जिस तरह बाहर होता है कि वहाँ तो हर लोकेलिटी, अब जिस तरह इंग्लैंड में है वहाँ कोई स्कूल सोच भी नहीं सकते जिसमें, हाँ, लियारी में मैंने सुना है कि लियारी में बॉक्सिंग के लिए इस तरह की सिंध हुकूमत ने इस तरह के मैदान और सहूलियात और कोचिंग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हाँ, लियारी में एक प्री पार्टीशन ट्रेडिशन है ये बॉक्सिंग, खासतौर पे ना फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, और जो पाकिस्तान ने एक ही बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक्स में 88 में, हुसैन शाह, वो भी लियारी से ही थे। तो ये भी है, आपके पास सही है कि ऐसी पॉकेट्स जहाँ पहले से कल्चर है किसी स्पोर्ट का, ऐसी कोई जगह नहीं है ना कि जहाँ हम जाएं और हमें वो सारे खेल एक साथ मिलें और वहां पर जाकर हम यहाँ ढूंढना पड़ता है। आपके पास सही है कि ढूंढना पड़ता है आपको, और स्कूल्स वगैरह में भी वो बात, पहले स्कूल्स ही नर्सरीज होते थे। अच्छा, कितनी बार हम पॉलिसीज की बात करते हैं, कितने लेटर्स लिखते हैं हायर अथॉरिटीज को, फेडरल को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, खला किस तरफ है एजाज साहब? कोई एक स्पेस होता है ना कि इस सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर दें, इस सेक्टर को अगर बेहतर कर दें तो ऑटोमेटिकली सिस्टम दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। जी वही है ना कि गवर्नमेंट अगर ले और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करे, उनको इंसेंटिव दे। जिस तरह कोरिया में मैंने पढ़ा था कि वहाँ ये होता है कि वो जो बिग उनके इंडस्ट्रियल, आपको पता ही है कई चीज़ों में कोरिया कितना कार इंडस्ट्री है और चीज़ें, तो वो कोई उनको कहते हैं आप एक स्पोर्ट्स ले लें, उसको करें और उसके रिजल्ट्स होंगे तो फिर उनको वो टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं उस इंडस्ट्री को ना, कि आपने ये स्पोर्ट्स ली और इसमें रिजल्ट्स आए, तो उस तरह उनको प्राइवेट सेक्टर को भी एक इंसेंटिव मिल जाए, उनका नाम भी आगे चलता है साथ एज स्पॉन्सर, और उनको ये टैक्स में रिबेट भी मिल जाता है। सही। तो इस तरह पब्लिक प्राइवेट जो है ना, इससे कई आजकल वही जैसा आपने अर्ज किया कि स्मॉल वर्ल्ड, अगर आप इंफॉर्मेशन लेने चाहें
तो आपको कई जगह से मिल जाएंगी, और उसको आप अकॉर्डिंगली आप पाकिस्तान में किस तरह उनको आप फायदा उठा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो बात इवेंचुअली गवर्नमेंट पे ही आती है कि वो पॉलिसी मेकर्स बात आ जाती उनकी है। नीयत क्या है, गवर्नमेंट के जैसा अलावा मीडिया जो सामने पाकिस्तानी मीडिया है वो खेलों के फरोग में क्या किरदार अदा कर सकता है? जैसे हम क्रिकेट तो अक्सर देखते हैं कि दिखाया जाता है टेलीविजन पर, लेकिन दीगर और स्पोर्ट्स में हमें इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। जी हाँ, वो बात सही है कि क्रिकेट इज ओवर शेडिंग ऑल द अदर स्पोर्ट, लेकिन फिर भी अभी देखें ना 3-4 स्पोर्ट्स चैनल्स हैं फिर भी एक्सक्लूसिव, पीटीवी का भी है और 3-4 प्राइवेट भी हैं, वो दिखाते हैं दूसरी स्पोर्ट्स, मतलब जो नेशनल फाइनल्स होते थे, वॉलीबॉल का था उन्होंने पूरी नेशनल चैंपियनशिप दिखाई थी, फुटबॉल के भी दिखाते हैं। लेकिन वो ये ना कि अगर यहाँ पीएसएल की प्रॉपर लीग है प्रोफेशनल, अगर इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी लीग्स हों तो बेशक आपकी नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म ना करे, लोगों की एफिलिएशन अपने इलाकों से भी तो होती है ना, कोई कराची का सपोर्टर होगा, कोई लाहौर का होगा, इसी तरह अगर बाकी स्पोर्ट्स में लीग्स हों तो उनको लोग फॉलो करेंगे। तो इसमें मीडिया का भी रोल है। अच्छा एजाज साहब, कुछ गेम्स हैं जो अंडररेटेड हैं, लेकिन कुछ गेम्स इस मुल्क में ऐसे भी हैं जो ओवररेटेड हैं। हम उन ओवररेटेड गेम्स को कहीं ना कहीं अगर बैरियर्स लगाएं या बहुत ज़्यादा कवरेज या बहुत ज़्यादा मरात उनकी कम की जाएं और दूसरे स्पोर्ट्स पे हम इन्वेस्ट करना शुरू करें, या फिर जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो उस तरफ जाना शुरू करें, तो कुछ बेहतरी आ सकती है। ये तो सही है आपकी, वही जैसा भी बात है कि आप जैसा एथलेटिक्स है, अरशद नदीम ने एक गोल्ड लिया है तो लोगों की इस तरफ एक तवज्जो है ना। तो आप इसे अब ऐसा नॉर्दर्न एरिया में मैंने काफी टाइम गुजारा है, आई हैव बीन टू हाइट ऑफ 21,500, तो यहाँ मैं देखता हूँ जो लोकल बल्ती गिलगिती है ना, वो ऐसे वहाँ चल रहे होते हैं जैसे हम कोई लाहौर की माल रोड में उनका स्टेमिना वगैरह इस तरह, उसको अब देखें ना जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसमें केनिया, इथियोपिया, अफ्रीकन 2 कंट्रीज ये बड़ा डोमिनेट करते हैं मेडल्स में ना ओलंपिक्स में। आप 1500 मीटर से लेके मैराथन तक चले जाएं, तो वहां भी ऐसे ही हुआ। अगर आप स्टडी करें ना कि वहाँ ये 60s की बात है, वो आयरिश प्रीस्ट थे कैथोलिक, उन्होंने देखा कि यहाँ पहाड़ों पे ये बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं तो ऐसे आराम से ये भाग रहे होते हैं, हमारा सांस चढ़ जाता है। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि इसको आप यूटिलाइज करें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। ठीक है। और लेट 60s में कल्चर शुरू हुआ केनिया में, उन्होंने पहली दफा ओलंपिक मेडल और आज तक वो जीत रहे हैं इसे। तो आप ये देखें ना, यहाँ जैसा मैंने आपको बताया नॉर्दर्न एरियाज में मैंने खुद देखा है, उनको अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे लाएं जिनका इनबिल्ट स्टैमिना, लंग्स ऐसे डेवलप हुए हैं। सर आपने अभी नॉर्दर्न एरियाज की बात की, तो नॉर्दर्न एरियाज में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि खवातीन को वो ज्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करने दें, तो ओलंपिक्स में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम जरूरी हैं? अब जिस तरह देखें ना, अभी आप ही ने जिक्र किया था ना सना मीर का, एक स्पोर्ट्स वुमेन एक रोल मॉडल बन गई ना। तो इस तरह आपको पता है पिछली एशियन गेम में पाकिस्तान ने कोई 4 मेडल जीते थे, जिनमें एक ब्रॉन्ज कशमाला तालत नामी खातून ने शूटिंग में जीता था। 4 में से 1 मेडल शूटिंग में आया था पाकिस्तान, राइट। तो इस तरह की रोल मॉडल्स बनती हैं तो और भी फॉलो करते हैं, फिर एक कल्चर बनता है और इस तरह एक ट्रेडिशन बनती है, तो वो फिर शुरू हो जाता है, तो फिर एक सिलसिला चल जाता है। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी की इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए जिस तरह का कल्चर है, जैसे आपने खुद फरमाया, जो फैसिलिटीज है, कल्चर खास तौर पे जैसा खातून का निकलना भी आपको पता है कि इतना नहीं होता आम अपने जरूरी कामों के लिए, तो वो उस हिसाब से तो दे आर डूइंग वेल। हमें जिस तरह ये क्रिकेट में है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, सना मीर हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और भी हैं टीम इस तरह। फिर ये सामने मैंने कशमाला की मिसाल दी जिसने पिछली एशियन गेम में ब्रॉन्ज जीता, और जो लास्ट एशियन रैंकिंग आई थी तो अपने इवेंट में नंबर 2 उनका रैंकिंग था। तो उस हिसाब से बुरा नहीं है, जो कल्चर फैसिलिटीज और सब कुछ है जो ख्वातीन कर रही हैं। मेल्स क्या कर रहे हैं वो भी कोई खास नहीं अचीव कर रहे, तो उस हिसाब से आई थिंक डूइंग वेल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। सही। और आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, ओलंपिक्स किस तरह दुनिया को खेल के जरिए अमन और इत्तेहाद का पैगाम देता है? जी वही जैसा मोटो में ही है कि टुगेदर, ये सारे compete करते हैं, ओलंपिक विलेज में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और तो आपस में एक दूसरे को जानना, आप जब आप चैट करते हैं एक दूसरे के बारे जानते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है, आप व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे यू मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स अगर आपके उधर बन जाती है, तो वो देन द नेशंस दे बिकम क्लोजर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज मेक फ्रेंड्स। तो इसका बड़ा रोल है इसमें, कोई शक नहीं। इसको आप किस तरह
लोगों को करीब लाने में, नेशंस को करीब लाने में ओलंपिक्स का प्ले गुड रोल। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके इस तज्जिए का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ओलंपिक का जो इंटरनेशनल डे है उसको मनाने के बहुत सारे मकासद सामने हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो दुनिया के अंदर जंगी सूरत हाल है हर तरफ, और जो बड़े बड़े दावेदार बनते थे ना आपके ह्यूमन राइट्स के, विमेन राइट्स के, चाइल्ड राइट्स के, एनिमल राइट्स के, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और मसला ये है, बहुत ही ज़्यादा उससे चुप जाए बात, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस थी इस पाकिस्तान के अंदर ना, जो विमेन राइट पे बात करती हैं, ह्यूमन राइट पे बात करती हैं, और जो चाइल्ड राइट्स पे बात करती हैं, एनिमल राइट्स पे बात करती हैं, वो भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि उनकी फंडिंग होती थी अमेरिका से, उनकी फंडिंग होती थी यूरोपियन ममालिक से। अब जब अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने ही जो आपको सबक सिखाया, जिन NGOs को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, वही उस सबक को भूल बैठे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी आपको कहीं ये विमेन राइट और ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में भी यहाँ पर वो बात करती नजर आती है। फ़लस्तीन पे, फ़लस्तीन में ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, सब मर्द औरतें भी हैं, इसी तरह ईरान में भी हैं। डू दे टॉक अबाउट देम? बिल्कुल बात तो नहीं करते, लेकिन उन तमाम ममालिक में जहाँ ये सब जारियत की जा रही है, वहाँ की आवाम भी सड़कों पर निकलती है और एहतजाज करती है, लेकिन ये कि कौमी सतह पर कोई आकर नहीं बात कर पाता। ये जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी भी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल अब देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन आपको वक्तन फर्दन अपडेट्स करते रहेंगे जो भी वॉर की सिचुएशन है। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मेरी पूरी टीम को और मेरी प्यारी सी को होस्ट को भी इजाज़त दीजिए। हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मसले को उजागर करने आएंगे, जिसका हल भी निकाला जाएगा यहाँ पर बैठकर। लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। जो आप हमारी सोशल साइट्स के ऊपर फीडबैक देते हैं, उससे पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक कितना पसंद आया है। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।